अमित जी, आज जिस तरीके से बाजार के अंदर में आरबीआई के अनाउंसमेंट और उसके बाद जिस तरीके की चीजें हुई हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या अनाउंसमेंट्स का असर और आगे चल करके रास्ता कैसा दिखाई दे रहा है ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बाकी स्टॉक स्पेसिफिकली? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप बैंक निफ्टी में हुआ है। इनफैक्ट पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस का अगर हम उसकी कैंडल देखें तो बैंक निफ्टी कंसेक्यूटिव 7 कंसेक्यूटिव लोज बना रहे थे विदाउट एनी मीनिंगफुल हाई। जनरली ऐसा सेटअप को हम टेक्निकल टर्म्स में 7 बार रिवर्सल या 8 बार रिवर्सल बोलते हैं। मैक्सिमम जो संख्या इसमें जाती है वो मैक्सिमम 9 की होती है और उसके ऊपर नहीं होता है। एंड हमें इसी लग रहा है, इसी कारण बैंक निफ्टी ने एक सुपर रिवर्सल दिया है इस लेवल से। एंड अगर हम साइमल्टेनियसली दूसरे भी इंडिकेटर्स देखें, जैसे निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स, जहाँ पे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड होते हैं वेटेज वाइज, वो इंडेक्स में एक लॉन्ग टर्म जो ब्रेकआउट हुआ था, वो ब्रेकआउट जोन अभी भी इंटैक्ट था। इनफैक्ट जो सपोर्ट लेवल था उसका, जो पहले का ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल पे होता है, तो वो सपोर्ट कल के क्लोजिंग से सिर्फ 1% नीचे था। तो हमें लग ही रहा था कि उस लेवल पे एक अच्छी फॉलो अप बाइंग आएगी और फिर से मार्केट में एक मेजर रिवर्सल होगा। और वैसे हमें दिखाई दे ही रहा है कि मार्केट अभी भी डेज हाई के यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 17,000 के ऊपर। तो हमें लग रहा है कि मार्केट में जो भी करेक्शन फेज था 25 से 28 दिनों का, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से बाजार आपको न्यू हाई की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। जी, तो बाजार यहाँ से न्यू हाइस की तरफ जाते हुए दिखेगा। और उसके कुछ एक रीजंस हैं और कुछ उसके अलावा कुछ एक स्टडीज हैं, रिसर्च है जो अमित जी ने हमारे साथ में शेयर करी है। अमित सर, अगर आप हमें वॉक थ्रू दीज स्लाइड्स एक एक करके अगर समझाते चले तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये पहला जो स्लाइड हम जो देख रहे हैं वो बेसिकली निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स का है। द रीजन वाई मैं निफ्टी 50 इक्वल वेटेड पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स देखें जो नॉर्मली है, उसमें आपकी जो निफ्टी के टॉप 9 स्टॉक्स है उनका वेटेज अराउंड 54% का आ रहा है, जबकि बैलेंस स्टॉक्स का वेटेज है वो काफी कम हो जाता है। निफ्टी 50 इक्वल वेटेज में एक एडवांटेज है कि हर एक स्टॉक का वेटेज आपको 2% का बनता है। इसी कारण आपको एक ब्रॉड बेस्ड मालूम पड़ता है कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये जो निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स है उसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो चुका था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022। उसके बाद में एक रैली का अटेम्प्ट हुआ और अभी जो हम देख रहे हैं उसको एक पुल बैक देख रहे हैं। और ये पुल बैक मोस्टली जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहां पे आके एंड होती है और वहां से हमको न्यू रैली दिखती है। तो वैसा हमें यही लग रहा है कि अभी जो ब्रेकआउट पॉइंट था वहां पे ये इंडेक्स ने ऑलमोस्ट सुबह सुबह टेस्ट कर दिया था और उसी कारण हम एक फॉलो अप बाइंग दिख रहे हैं। इसी कारण हमें लग रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है, आपको निफ्टी फिर से न्यू हाई की तरफ दिखाई देगा। दूसरा जो स्लाइड है जो इसको कोरोबोरेट करता है कि ऐसा होना की पॉसिबिलिटी काफी हाई है, उसका एक रीजन है कि एक जो स्लाइड हम देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं स्प्रेड डेटा। स्प्रेड डेटा मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स जो है अपना, उसकी जो वैल्यू है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें निफ्टी 500 इंडेक्स की, तो हमें टिपिकल एक वैल्यूज आती है, उसको हम स्प्रेड डेटा बोलते हैं। अगर हम स्प्रेड डेटा की बात करें, ये स्प्रेड डेटा अराउंड अक्टूबर 2021 के समय ऑलमोस्ट ये डेटा पिक आउट हुआ था और वहां से ये डेटा एकदम कोलैप्स नहीं हो रहा है, एक बेसिकली एक कंसोलिडेट हो रहा है। तो हमें यही लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन जो हुआ है वो स्प्रेड में उसपे एक बुलिश फ्लैग का सेटअप ले लिया है। एंड बुलिश फ्लैग का जो जनरली ब्रेकआउट होता है तो 90% अपसाइड में ही होता है। तो हमें यही लग रहा है कि ये बुलिश फ्लैग का जो स्प्रेड है वो अभी बॉटम पे आ चुका था कल के क्लोजिंग पे। एंड इसी कारण हमें लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन अभी खत्म होने के कगार पे। तो ये स्प्रेड इंडिकेट कर रहा है कि स्प्रेड जो अभी 2200 का चल रहा था कल के क्लोजिंग में, ये आपको मिनिमम 3100 के लेवल्स इसमें दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 में से जो हाई मार्केट कैप स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस बोलिए, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक या आपका एक्सिस बैंक, ये शायद या इवन आईटीसी या लीवर या एलएनटी, ये आपको सिग्निफिकेंट अप देंगे। एंड ये अगर निफ्टी 19,500 जाता है, अगर निफ्टी यहाँ से 13-14% रैली करता है, तो ये जो हाई फ्री फ्लोट वाले स्टॉक्स है वो आपको मिनिमम 20 से 25% का रिटर्न एवरेज बेसिस पे। तो इसी कारण हमें लग रहा है कि ये भी एक बड़ा ट्रिगर है मार्केट के ऊपर लेके जाने के लिए। थर्ड जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है स्प्रेड ऑफ द बॉन्ड यील्ड्स। अभी इसका मतलब ये है कि आपने देखा ही होगा कि यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड था वो उसके वजह से बाजार में काफी घबराहट फैली हुई थी। वो यील्ड अराउंड रोज 3.5 to 4% पर जा चुका था, लेकिन
इसका एक पॉजिटिव इंडिकेटर ये है कि अगर हम वही यील्ड का डिफरेंस ले इंडियन 10 ईयर बॉन्ड का और यूएस 10 ईयर बॉन्ड का, तो ये डिफरेंस अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यूएस बॉन्ड में से जो भी पैसे निकल रहे हैं उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसे इंडियन बॉन्ड्स की तरफ आए। तो बेसिकली जो लिक्विडिटी है वहां से निकल के अभी भी इंडिया की तरफ आने की शुरुआत हो चुकी है। इसी कारण हमें लग रहा है कि इंडियन बॉन्ड यील्ड्स है डिस्पाइट आरबीआई रेट हाइक, तो बॉन्ड यील्ड सिग्निफिकेंटली बढ़े नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक को ऊपर जाना है तो जनरली स्प्रेड का डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। एंड ये जो स्प्रेड है जिस हिसाब से इसमें कंटिन्यूस गिरावट आ रही है, ये मैं समझता हूँ इंडिया के लिए एक बूस्टर डोज है। जनवरी में ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंडिया का ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के चांसेस है। इनफैक्ट कंफर्मेशन उसका है, उसके वजह से इंडियन बॉन्ड में अराउंड $30 बिलियन का इनफ्लो का एक्सपेक्टेशन है। तो हमें लग रहा है ये बड़ा ट्रिगर है कि इससे बाजार में अच्छी 15 से 20% की बढ़त आएगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम देखें तो अभी सबके जबान पे अगर हम देखें तो मोस्टली कंसर्न यूएसडी आईएनआर का ही था। इनफैक्ट सबको यही लग रहा था कि जिस हिसाब से यूएसडीआईएनआर 80 लेवल्स के ऊपर गया है, उनको लग रहा था कि सब मोस्टली 85-86 हम जल्द दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें अराउंड 2019 से, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो राइजिंग चैनल है उसके ऊपर हमने इस वीक की क्लोजिंग देखी है। अभी जनरली राइजिंग चैनल के ऊपर कभी भी कोई इंडेक्स या इंस्ट्रूमेंट सस्टेन होता है तो जनरली जब वो रिवर्सल के फॉर्म में जाता है तभी उसका सस्टेनेंस होता है। हमें यही लग रहा है कि ऑलमोस्ट यूएसडीआईएनआर यहाँ पे टॉप आउट होने के कगार पे है और यहाँ से आपको एटलीस्ट 2 to 3% की इसमें गिरावट आएगी। तो हमें यही लग रहा है कि ये भी एक बड़ा ट्रिगर है कि अगर यूएसडीआईएनआर यहाँ से थोड़ा फिसलता है 78 या 79 की तरफ, तो बेसिकली इंडियन मार्केट्स के लिए एक बूस्टर डोज होगा और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपका फिनेंशियल्स में होगा। जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा वो है रिलायंस। जैसे कि हमने पहले एक स्लाइड में देखा ही था कि जो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 स्प्रेड था उसमें ऑलमोस्ट एक आपको दिख रहा है कि बुलिश फ्लैग जैसा सेटअप हुआ है। हमें सिमिलर बुलिश फ्लैग जैसा सेटअप हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं इन यूएसडी टर्म्स। इसका मतलब यह है कि रिलायंस का यहाँ पे अगर हम देखें 6 महीने का कंसोलिडेशन जो रिलायंस में हुआ है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस यहाँ पे बॉटम आउट हो जाएगा और यहाँ से जो रिलायंस में उछाल आएगा एटलीस्ट 30% यूएसडी टर्म्स में आने की कगार है, चांसेस है। इसी कारण हमें लग रहा है कि अगर जो रिलायंस का भाव भी जो 2300 या 2400 रुपए पे चल रहा है, आपको 3100 to 3200 लेवल्स इसमें आसानी से दिख जाएंगे। एंड रिलायंस जो 19,000 के ऊपर के जो लेवल है उसमें हमें लग रहा है कि 700 से 800 पॉइंट से रिलायंस ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमें इसी कारण लग रहा है कि जो मार्केट में बूस्टर डोज आना जो बाकी था, जो अभी हाई फ्री फ्लोट कंपनीज है जो अंडर प्रेशर थे ऑलमोस्ट 1 साल तक, उनके वजह से ही मार्केट आपको 19,000 प्लस के लेवल दिखाई देंगे। दूसरा जो डेटा है हमने प्लॉट किया है वो रिलायंस का ही चार्ट है, लेकिन हमने उसको जेपीवाई टर्म्स में प्लॉट किया है। वो चार्ट भी वही इंडिकेट कर रहा है कि रिलायंस में एक बुलिश फ्लैग का सेटअप हो चुका है। 6 मंथ्स का कंसोलिडेशन में सिर्फ एक्यूमुलेशन ही हुआ है। एंड जबकि आपको सबको मालूम है कि बैंक ऑफ जापान इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ईटीएफ होल्डर है, तो हमें यही लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस का जेपीवाई टर्म्स में जो रैली है 38 to 40% से भी जा सकता है। तो हम यही सजेस्ट करें कि इस लेवल पे आप एग्रेसिवली रिलायंस में पोजीशन ले सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ से 15% ऊपर जाता है तो हमें लग रहा है रिलायंस आपका मिनिमम 30 to 35% ऊपर जाना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई वी थिंक अभी रिलायंस का जो बीटा होगा वो 2 टाइम्स के जैसे अपसाइड में चलेगा। जी, तो ये बढ़िया इंटरेस्टिंग एनालिसिस, बहुत सारी चीजों को जोड़ करके जिसमें इंडिया से लेकर के यूएस से लेकर के यूएसडी आईएनआर से लेकर के और एक बड़ा स्टॉक, एक बड़ा वो फैक्टर जहां से कहीं एक इंडिकेशन या उसको अक्सर लोग नजर में रखते हैं रिलायंस कि वहां से हमें उम्मीद रहती है कि कुछ समझ में आएगा, कुछ सिग्नल मिलेगा। और वो अमित जी ने बहुत बढ़िया तरीके से प्लॉट करके और ट्रैक करके हमें बता दिया कि किस तरीके से। बॉटम लाइन अमित सर क्या समझूं, बेस बनाने लग गए हैं या बन गया है और यहाँ से रास्ता एक ही साइड है जो कि ऊपर की तरफ? देखिए हाई पॉसिबिलिटीज है। उसका एक रीजन ये भी है कि जिस हिसाब से हमने करेक्शन देखा है 19 अगस्त से अगर हम देखें तो मार्केट काफी स्ट्रगल कर रहा था अपसाइड में भी एंड डाउनसाइड में से भी रिबाउंड आ रहे थे। एग्जैक्टली सिमिलर करेक्शन हमें 2018 में मई जून के फेज में हमने देखा था। उस समय पे निफ्टी ने ऑलमोस्ट 32 ट्रेडिंग सेशंस लिए थे एंड उसके बाद में वो न्यू हाई के लेवल निफ्टी में आए थे। इस दौरान अगर हम 19 अगस्त को टॉप कंसिडर करके इसको देखें तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने ऑलमोस्ट 27 to 29 डेज ऑलरेडी ले चुका है। तो इसी कारण हमें लग रहा है कि इतना टाइम वाइज करेक्शन होने के बाद मार्केट में जो भी
कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन है यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, और जो नेक्स्ट रैली यहाँ से होगी वो आपको इजीली 19,000 टू 19,500 जाने के चांसेस है, जहां पे आपका ब्रॉडर मार्केट शायद लैग कर सकता है। एंड जो रैली होगी हमें लग रहा है कि रिलायंस जैसे स्टॉक इसको लीड करेगा। रिलायंस जैसे स्टॉक्स लीड कर सकते हैं और रैली हो सकती है, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत ही रीएश्योरिंग है इस समय जब इतना पेसिमिस्टिक सा और इतना अनसर्टेन सा बाजार बना हुआ है, उसमें इतनी जबरदस्त पॉजिटिव कमेंट्री। दर्शक भी कह रहे हैं, दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं, इतनी पॉजिटिव कमेंट्री बड़ी मुश्किल से इस समय इस बाजार में इतने कॉन्फिडेंस के साथ में और इतने फैक्टर्स के साथ में, तो वो है और इसलिए और ज्यादा रीएश्योरिंग है और ज्यादा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देने वाली है, क्योंकि उसके साथ में रीजंस क्या हैं और बहुत ही टेक्निकली बहुत ही कैटेगोरिकली आपने वो रैशनल बता दिए हैं, और जिसके चलते फिर समझ में आता है कि हाँ क्यों। तो एक चीज होती है कि जो कि हम हवा में बातें करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंडिया की स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी, ये स्टोरी वो स्टोरी इकोनॉमिक, और हम तो बहुत मजबूत हैं, हम तो बहुत हैं, सब कुछ ठीक है, सुपर पावर सुपर गुरु वर्ल्ड ये वो आप बनते रहिए। आंकड़ों पे जब तक चीजें नहीं आती हैं तब तक, जब तक चार्ट्स में नहीं दिखाई देते हैं तो तब तक नहीं। और यहाँ पे इस समय आपने वो दिखा दिया है कि कहाँ से वो सिग्नल्स आ रहे हैं, कहाँ से वो चीजें मिल रही हैं जो कि ये भरोसा देती है कि चीजें बेहतर होने वाली है। इंटरेस्टिंग है सर, बहुत बढ़िया एनालिसिस, थैंक यू सो मच अमित सर।